चूरू के सुजानगढ़ से दर्दनाक खबर है, जहां दो सीवरेज कर्मियों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो चापटिया तलाई के पास में सीवरेज चैम्बर में उतरे थे ये दोनों कार्मिक और जहरीली गैस से बेहोश होने के कारण इनकी मौत हो गई है। दोनों को निकालने में करीब आधा घंटा का वक्त लग गया और युवक श्रवण और धर्मेंद्र को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया है। तो एसपी दिनेश कुमार ने किया है पूरा मौका मुआयना और अस्पताल में जुटी है सैकड़ों लोगों की भीड़। चूरू के सुजानगढ़ से है ये दर्दनाक खबर, जहां पर दो सीवरेज कर्मियों की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि चापटिया तलाई के पास में सीवरेज चैम्बर में उतरे थे ये दोनों कार्मिक और जहरीली गैस से बेहोश होने के कारण इनकी मौत हो गई और दोनों को निकालने में तकरीबन आधा घंटे का भी वक्त लग गया। तो युवक श्रवण और धर्मेंद्र की मौत हो गई है, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। एसपी दिनेश कुमार ने भी मौका मुआयना किया है स्थल पर पहुंचकर और अस्पताल में फिलहाल सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर चूरू के सुजानगढ़ से, जहां दो सीवरेज कर्मियों की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि ये दोनों ही सीवरेज कर्मी चापटिया तलाई के पास में सीवरेज चैम्बर में उतरे थे। ये दोनों कार्मिक और जहरीली गैस के चलते ये बेहोश हो गए और उसी कारण इनकी मौत हुई है। तो दोनों को निकालने में तकरीबन आधा घंटे का भी समय लग गया था। और आपको बता दें कि ये मृतक युवक श्रवण और धर्मेंद्र हैं, जिन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया था, जहां अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो एसपी दिनेश कुमार ने मौका मुआयना किया है स्थल का और अस्पताल में फिलहाल सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई है। चूरू के सुजानगढ़ से खबर है, जहां दो सीवरेज कर्मियों की मृत्यु हो गई है। चापटिया तलाई के पास में सीवरेज चैम्बर में ये दोनों कार्मिक जो हैं वो उतरे थे और जहरीली गैस होने के चलते ये बेहोश हो गए और उसी के कारण इनकी मौत हुई है। आपको बता दें कि दोनों कार्मिक श्रवण और धर्मेंद्र बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल भी ले जाया गया था और अस्पताल में इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। संवाददाता अमित प्रजापत के साथ हम फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, दो कार्मिक जिनकी आज दर्दनाक मौत हो गई है, जहरीली गैस के चलते उनकी मौत हो गई बताई है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? सैकड़ों लोग हैं, वो भी वहां अस्पताल के बाहर हैं। किस वक्त हुई ये पूरी घटना? जी बताना चाहूंगा, करीब 1-1.5 घंटे पहले चापटिया तलाई पर ये हादसा हुआ है, जहाँ पर एक सीवरेज चैम्बर को खोलते ही एक युवक है वो गैस के चलते उसमें गिर गया। फिर उसको बचाने के चक्कर में दूसरा युवक जो है वो चैम्बर में उतरा, लेकिन पानी ज्यादा होने के कारण दोनों बाहर नहीं निकल सके और जब तक बाहर से इमदाद लगाकर उनको निकाला गया तब तक उनकी मौत हो गई। फिलहाल दोनों व्यक्ति है वो सीवरेज कंपनी में कार्यरत है। अस्पताल की मोर्चरी में दोनों सब रखवाए गए हैं। लोगों में काफी आक्रोश है और मुआवजा और उनके परिजनों को सरकारी नौकरी की मांग को लेकर सैकड़ों लोगों की भीड़ जो राजकीय बगड़िया अस्पताल में जुटी हुई है। शव लेने के लिए परिजन अभी राजी नहीं है। अमित, आप बने रहिए हमारे साथ में। डिप्टी एडिटर दीपक व्यास भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए, दो सीवरेज कर्मियों की मौत हो गई है। गए ये घर से निकले थे आज काम के लिए, और लेकिन घर में आज इनके जो मृत शव हैं वो ही आज पहुंचे हैं। जहरीली गैस के चलते इन लोगों की मौत हो गई है। तो प्रशासन की तरफ से फिलहाल मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं वहां पर लोग, और स्थिति वहां पर अभी फिलहाल कंट्रोल में नहीं है। देखिए राखी, इससे विडंबना कहा जाएगा और आजादी के इतने साल बाद में जब देश अमृतकाल मना रहा है, उस दौर में भी जब यदि सफाई के लिए सीवरेज चैम्बर के अंदर सफाई कर्मचारियों को उतरना पड़े या किसी व्यक्ति को उतरना पड़े, मानवीय तरीके से सफाई की जाए सीवरेज चैम्बर्स की, तो इसे विडंबना ही कहा जाएगा। लगातार सरकारें कोई भी रही हो, चाहे केंद्र की सरकार रही हो, चाहे से राज्य की सरकारें रही हो, लगातार इस तरीके से मैला ढोने की प्रथा को, इसके साथ ही जो सेफ्टी टैंक होते हैं या सीवरेज चैम्बर होते हैं उनमें उतरने को लेकर लगातार ताकीद करती रहेगी। इस तरीके से सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं होगी। मुझे जहां तक याद है 2020 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भी इसको लेकर कहा था कि सीवरेज चैम्बर की सफाई कोई भी व्यक्ति से नहीं करवाकर मशीनों के जरिए करवाई जाए, रोक लगा दी गई थी। निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री जो है मौजूदा दौर में 2023 में जब उन्होंने बजट पेश किया था, तब भी उन्होंने कहा था कि सरकार इस तरफ आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। लेकिन ये विडंबना है कि आज भी राजधानी जयपुर से लेकर आप यदि किसी दूर के इलाकों में चली जाएं, किसी नगर परिषद के इलाकों में चली जाए, नगर पालिका के इलाकों में चली जाए, तो ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। और आज उसी का खामियाजा यहां पर उठाना पड़ा है
जब चूरू के सुजानगढ़ के अंदर दो व्यक्ति सीवरेज चैम्बर की सफाई करने के लिए उतरते हैं और यहां पर उनकी मौत हो जाती है, जहरीली गैस से उनकी मौत हो जाती है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा। यदि मैं आपको बताऊं राखी, तो एक बार को पहला ये मौका नहीं है जब इस तरीके की घटना सामने आई। इससे पहले एक लंबा इतिहास रहा है जब सीवरेज चैम्बर की सफाई करने के दौरान कर्मचारियों की मौत हो गई हो, चाहे वो प्राइवेट निजी कर्मचारी हो जो किसी ठेकेदार के जरिए काम करते थे, उनकी मौतें हुई, सरकारी कर्मचारियों की, कारिंदों की मौतें हुई है, और ये लंबा इतिहास रहा है। आप जाइए, करीब 11 से 12 महीने का वक्त हुआ है, पाली के अंदर इस तरीके की घटना सामने आई थी जब पाली के अंदर एक मैरिज गार्डन के अंदर सफाई की जा रही थी। वहां पर सीवरेज चैम्बर के अंदर कर्मचारी उतरे थे और उसके अंदर 2023 में 3 मौतें हुई थी। करीब 11 से 12 महीने पुराना ये वाक्य है। आप याद करिए, जयपुर के सीकर रोड पर विद्याधर नगर इलाके के पास में, विश्वकर्मा इलाके के पास में कुकरखेड़ा मंडी है। कुकरखेड़ा मंडी में भी सीवरेज चैम्बर की सफाई के लिए कुछ कर्मचारी उतरे थे और उस कुकरखेड़ा मंडी के अंदर फरवरी 2018 के अंदर 2 कर्मचारियों की मौत हो गई थी। इसके अलावा डीएलबी का जो कार्यालय है उसके पास भी ऐसा घटना सामने आ चुकी है। जयपुर के 22 गोदाम के पास में कोटा में 3 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है जून 2023 के अंदर। कालवाड़, जयपुर जिले के अंदर आता है, कालवाड़ के अंदर 2 लोगों की मौत हुई थी 2022 में नवंबर के अंदर। तो ऐसे में स्थितियां बेहद भयावह है, भयानक है कि इतने लगातार हम जब आगे बढ़ रहे हैं, विकसित बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, विकासशील भारत को कहा जाता है, उस दौर के अंदर भी कर्मचारियों को यदि सफाई करने के लिए इस तरीके से उतरना पड़े सफाई सीवरेज चैम्बर के अंदर, तो इसे विडंबना नहीं कहा जाएगा राखी। और मैं तो हमारी टीम को भी कहूंगा कि एक बार जो सुजानगढ़ के नगर परिषद के आयुक्त हैं दिलीप शर्मा, उनको भी उनसे संपर्क करने की कोशिश की जानी चाहिए। यदि ये कर्मचारी सरकारी भी नहीं थे, निजी कर्मचारी थे, तो आखिर किसके इशारे पर, किसके कहने पर ये सीवरेज चैम्बर की सफाई करने के लिए उतरे थे। बिल्कुल दीपक, देखिए स्वस्थ भारत की तो बात हो रही है, स्वच्छ भारत की भी बात हो रही है, यहाँ पर स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन हालांकि हर नगर निगम में, हर नगर पालिका में तमाम जो मशीनरीज हैं वो भी मंगाई जा रही हैं, बावजूद उसके इन मजदूरों को जो है, इन कार्मिकों को, कर्मचारियों को जो है वो लगातार सीवरेज टैंक में उतारा जा रहा है। और क्योंकि अब ये सरकारी जो महकमे से जुड़े हुए नहीं थे और बाहर के जो लोग थे, तो इनकी जिंदगी के ऊपर ये जो दाव खेला गया है, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी कमी देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर आखिर देखिए, रोबोट से सफाई करने की, सीवरेज चैम्बर की सफाई करने की बातें की जाती है कि उससे करवाया जाएगा। लगातार कुछ कंपनियां आती है, वो प्रेजेंटेशन देकर चली जाती है, उसके बाद में क्या उन पर आगे काम नहीं किया जाता, या ये काम होते हैं तो क्या बड़े शहरों तक सीमित रह जाते हैं, छोटी छोटी जो नगर पालिकाएं, नगर परिषद है, वहां पर ये काम नहीं होता है। क्या मानव के जीवन की कोई एक तरीके से कोई कीमत नहीं है? क्या मानवाधिकार हर इंसान का नहीं है? ये तमाम बड़े सवाल है जो खड़े तो होंगे यहाँ पर, और सवाल पूछे भी जाएंगे वहाँ के संबंधित प्रशासन से, वहाँ के संबंधित आखिर किस लोगों के कहने पर ये लोग सफाई करने के लिए नीचे सीवरेज चैम्बर में उतरे थे, अपने आप में बड़े सवाल हैं। और देखिए, कुछ नियम है, कुछ गाइडलाइन है। पहली बात तो आप नीचे उतार ही नहीं सकते किसी को सीवरेज चैम्बर की सफाई करने के लिए, मशीन से सफाई करवाई जानी चाहिए। दूसरी बात यह है, यदि आप सीवरेज चैम्बर की सफाई करने के लिए किसी को उतार रहे हैं तो चुनिंदा कुछ संसाधन होते हैं, उनका उपयोग आपको करना पड़ेगा। आपको मास्क लगाना पड़ेगा जिससे आपको ऑक्सीजन मिल सके, आपको सेफ्टी शूज जो होते हैं वो यहां पर पहननी पड़ेगी, आपको इसके अलावा जो सेफ्टी जैकेट होती है वो यहां पर पहनना पड़ेगा। बहुत सारे चीजें होती है, बहुत सारे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग किया जाना चाहिए, जिनके उपयोग करने के बाद ही कर्मचारियों को नीचे उतारा जा सकता है। हालांकि ये पूरी तरीके से गलत है कि कर्मचारियों को यहां पर उतारा जाए। पहली बात तो इस पर रोक है, पूरी तरीके से रोक है। बावजूद इसके यदि कोई कर्मचारी उतर रहा है छोटे इलाकों के अंदर, यदि वो सरकारी भी नहीं है, तो आखिर उसके जो संसाधन है, सुरक्षा के संसाधन है, उनका उपयोग आखिर क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल। तो सुजानगढ़ से आयुक्त दिलीप शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ गए। दीपक, अब उनका रुख करेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। लेकिन स्वागत तो मैं किस शब्दों में करूं? आपके यहाँ पर 2 कार्मिकों की आज मृत्यु हो गई है, आपके सरकारी महकमे से जुड़े हुए भी ये लोग नहीं थे और इन्हें सीवरेज में उतार दिया गया, तो जिंदगी के साथ में इनकी जो दाव खेला गया है, अब उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और नगर परिषद के तो संज्ञान में नहीं था। एसटीपी के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक प्राइवेट फर्म को है और उसी फर्म के ये एम्प्लॉय थे। अब क्यों, कब, किस कारण से ये गए थे और क्यों इन्होंने वहाँ किया था, तो ये तो जांच का विषय है। दिलीप जी, नगर निगम के संज्ञान में नहीं था, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और वहां ठेके की तरफ से, फर्म की तरफ से किसी 2 व्यक्तियों को यूं ही ले आया जाता है बिना किसी उनकी सावधानी का ध्यान में रखते हुए। फर्म की है जिन्होंने सीवर लाइन डाली और जिस फर्म ने एसटीपी बनाया है, ये ऑपरेशन मेंटेनेंस का उसी फर्म के चल रहे हैं। दीपक, आप कुछ पूछना चाहेंगे?
बिल्कुल। देखिए दिलीप शर्मा जी, आप तो राजधानी जयपुर के अंदर भी नगर निगम के अंदर रहे हुए हैं, आपको तो पूरी जानकारी है सर कि रोबोट से सफाई करवाने की परिपाटी शुरू करने की बातें की गई थी, लगातार रोक लगाई गई थी, 2020 के अंदर भी सरकार ने रोक लगाई थी। तो ऐसे में सर आपके राज के अंदर सुजानगढ़ में इस तरीके की स्थिति देखने को मिली, आखिर कर्मचारी कौन थे? क्या किसी ठेके के कर्मचारी थे, ठेकेदार के कहने पर नीचे नगर उतरे थे? परिषद की तरफ से इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, सरकार के कोर्टों की जो भी गाइडलाइन है उसी के अकॉर्डिंग कार्य करने के निर्देश जारी किए हुए हैं। ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम ये जिस फर्म ने सीवर लाइन डाली है उसी को है, तो ये इसी साल से इसका कॉन्ट्रैक्ट 10 साल के लिए है। मतलब ये आपके नगर परिषद के लिए काम कर रही थी फर्म? हाँ, नगर परिषद में जो सीवर की लाइन डाली है ये साउथ की एक फर्म है, उसने डाली है, और ऑपरेशन मेंटेनेंस का भी कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं को है। तो संबंधित तो आपसे थी ना सर, आपके संज्ञान में तो ये बात थी कि कौन सी फर्म जुड़ी हुई है। चलिए दीपक, फोन कट गया है, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा है, फोन कटा होगा या काट दिया गया होगा, क्योंकि सवाल तो उठेंगे, यहाँ पर सवाल तो पूछे जाएंगे, क्योंकि दो व्यक्तियों की जिंदगी से जुड़ा हुआ पूरा मामला था और उसके बाद में उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला था। प्रशासन पर सवाल भी यहाँ पर तो उठना लाजमी है। बिल्कुल दीपक, हमारे स्थानीय संवाददाता हैं वहां चूरू से अमित प्रजापत, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए 2 लोगों की जिंदगी आज चली गई है और प्रशासन की बहुत बड़ी कमी यहाँ पर पाई जा रही है। दिलीप जी से भी हमने बात की, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने भी सुना और उनकी तरफ से कहा गया है कि अब आगे देखा जाएगा नियम अनुसार क्या किया जा सकता है। बताना चाहूंगा कि जो 2 लोग हैं वो चैम्बर में, पहले एक व्यक्ति उतरा था उसको बचाने कितने दिन क्या होता है, लेकिन सबसे बड़ी गंभीर बात जो मसला ये है कि उन्होंने किसी प्रकार का सुरक्षा किट या उपकरण नहीं पहना हुआ था। ये बहुत बड़ी लापरवाही की कंपनियों के लिए एक आम आदमी का जीवन है वो कितना वैल्यू रखता है। नियमों की पालना करवाना, नियमों की पालना सुनिश्चित करवाना, उनके जीवन के रक्षा के जो उपकरण है उनको साथ देकर ही काम करने की परमिशन देना, ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है। इस प्रकार की कंपनियों के जो मैनेजमेंट है उन पर भी इस मामले में सख्त कार्रवाई की जरूरत है, जो वो फिर रिपीट नहीं हो। बिल्कुल, सुरक्षा किट इनके पास में नहीं था। किस वक्त की ये पूरी घटना है और कितने लोग वहां पर थे, अमित, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे। और फिलहाल वहां तस्वीरों में जिस तरीके से पुलिस तो पहुंची गई है और शव जो है वो भी अस्पताल पहुंचा दिया गया, तो प्रशासन की तरफ से क्या कोई नुमाइंदा वहां खड़ा है जिससे बातचीत की जा रही हो? केवल पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी बगड़िया अस्पताल में मौजूद हैं, जैसे एडिशनल एसपी दिनेश कुमार है, डीएसपी बरगाराम है, सदर थाने के सीआई है राम सिंह, इस प्रकार से। लेकिन प्रशासन के जो लोग हैं वो कहीं न कहीं अस्पताल परिसर में भी नजर नहीं आ रहे हैं। लोगों की मांग है कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और उनके परिजन के लिए सरकारी नौकरी की बंदोबस्त की जाए। लेकिन ये हम थोड़ा सोच सकते हैं कि प्रशासन ये जो आक्रोश है लोगों का, इससे निपटने की किसी न किसी प्रकार की या प्रपोजल या तैयारी अपने पास लेकर फिर जो प्रदर्शनकारी है या आक्रोश वाले जो लोग हैं उनके समक्ष हाजिर होगा। बिल्कुल, चलिए ठीक है अमित। दीपक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दीपक, 1 करोड़ का मुआवजा मांगा गया है, क्या लगता है कि ये मुआवजा उन दोनों जिंदगियों के लिए एक सही जो रकम है वो यहाँ आंकी गई है? क्योंकि प्रशासन की लापरवाही हर बार हर जिंदगी को जो है वो पैसों के रूप में नहीं तौल सकती है। वहां पर आवश्यकता है कड़े नियमों की, कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं की, हर इंतजामात की। देखिए राखी, जब किसी परिवार का सदस्य जाता है या किसी वर्ग का सदस्य जाता है तो उसके साथी कर्मचारी, उसके परिवार के लोग इस तरीके की डिमांड रखते हैं। मुआवजे की मांग यहाँ पर 1 करोड़ की जा रही है, लेकिन चाहे आप मुआवजा करोड़ में दे दीजिए, चाहे लाखों रुपए में दे दीजिए, लेकिन किसी की जो जिंदगी होती है उसको पैसों में नहीं आका जा सकता है, किसी रकम पे नहीं आका जा सकता है। हालांकि इतनी बड़ी राशि कोई भी प्रशासन, कोई भी महकमा नहीं देगा। बहुत चुनिंदा जो जिला कलेक्टर की जो सहायता कोष होता है उससे राशि दे दी जाती है। कुछ और कंपनियों से मुआवजा दिलवा दिया जाएगा जिस संबंधित कंपनी के लिए काम कर रहे होंगे, ठेकेदार के लिए काम कर रहे होंगे। लेकिन इस बात पर गौर फरमाना होगा कि कोई भी मुआवजा, कितनी भी राशि किसी कर्मचारी के जो परिजन है उनके लिए काफी नहीं है, ये नाकाफी होगा, क्योंकि उसके परिवार के सदस्य जा चुके हैं, इस जिंदगी को छोड़कर जा चुके हैं और लापरवाही की वजह से जा चुके हैं। देखिए ये तमाम लोगों जो यहाँ पर नीचे उतरे होंगे, जो कि आज मौत का शिकार हुए हैं, उनका यदि बैकग्राउंड पता किया जाएगा तो बेहद गरीब स्थिति में वो होंगे, गरीब परिवार के वो सदस्य होंगे। और ऐसे में 2 जून की रोजी रोटी के लिए उन्होंने इस तरीके का काम किया होगा या फिर वो नीचे उतरे होंगे, तो ऐसे में स्थितियां तो बेहद उनके सामने विकट थी। तो ऐसे में पैसा मुआवजा दे दिया जाएगा, लेकिन बहुत ठीक स्थिति से नहीं कही जा सकती है। जो जिम्मेदार है उन्हें संज्ञान में लेना होगा
उन जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए। यदि कोई ठेकेदार ने ऐसी गलती की है, चाहे वो सरकार से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो प्रशासन से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो नगर परिषद से जुड़ा हुआ हो, यदि वो कार्रवाई उस पर ठेकेदार पर नहीं होती है तो सवाल तो यहाँ पर जरूर खड़े होंगे। ऐसे में जिम्मेदारों पर सवाल उठना भी लाजमी और कार्रवाई होना भी बेहद जरूरी है। बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार है यहाँ राजस्थान में और अब लोकसभा चुनाव भी सर के ऊपर है दीपक, और इसी बीच में इस तरह की घटना, तो यहाँ पर लोग तो है वो सवाल उठाएंगे ही। चूरू में ही ऐसी घटना हुई है, कल वहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे और लोगों से वहां पर जो है वोट अपील भी की गई थी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर प्रशासन में जिस तरह की जो ये कमियां नजर आ रही है उनको दुरुस्त करना सबसे पहले बहुत आवश्यक है। फर्म के ऊपर यहाँ पर जिस तरह की भी कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई तुरंत की जाए, तो आगे आने वाले समय में इस तरह की जो घटनाएं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी और किसी की जान भी नहीं जाएगी। देखिए ना कि सियासत अपनी जगह है, चुनाव आएंगे चले जाएंगे। राजस्थान में तो ये परिपाटी है कि पहले विधानसभा, फिर लोकसभा, फिर पंचायत के चुनाव, फिर उसके बाद में निकायों के चुनाव चलते रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच में जरूरी है कि चाहे चुनाव हो या चुनाव ना हो, सरकारी महकमों के अधिकारियों की जो भारी भरकम जो तनख्वाह होती है वो लेते हैं। सरकार का, जनता का जो गाड़ी कमाई का पैसा होता है वो उनकी तनख्वाह के बतौर जाता है। तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो उनके नीचे के मातहत कर्मचारी हैं उन पर निगरानी रखे, उनके साथ कोऑर्डिनेशन रखे। और वो मातहत कर्मचारी अपने से नीचे के कर्मचारियों पर निगरानी रखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसी लापरवाही यहाँ पर नहीं होगी। लापरवाही तो 100% यहाँ पर देखने को मिली है। यदि ठेकेदार को पहले ही ताकीद कर दिया जाता, यदि वो सरकार के लिए भी काम कर रहा है या वो नगर परिषद के लिए भी काम कर रहा है, तो ताकीद उसको पहले किया जाता कि आपको ये सफाई का काम मशीनों से करवाया जाना चाहिए, ये काम मानवीय तरीके से नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्ति से ये सफाई नहीं करवाई जानी चाहिए। तो ऐसे में जो जिम्मेदार हैं, जो इनके सुपरवाइजर थे इन कर्मचारियों के ऊपर, या जो ठेका कंपनी थी या सरकारी कर्मचारियों की गलती थी, सरकारी अधिकारियों की गलती थी, तो ऐसे में उन पर कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। फिलहाल हमने दीपक डीएलबी डायरेक्टर सुरेश ओला जी से भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमें कहा कि मैं मीटिंग में बिजी हूं, फिलहाल ये जो कार्रवाई है उसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। तो दिलीप जी ने फोन काट दिया, वो कार्रवाई में जुटे हुए हैं। अब किस तरह की कार्रवाई होगी, क्योंकि हर बार जैसा कि आपने खुद कहा था कि जब मुआवजे की मांग करते हैं, मुआवजा जो है वो बहुत ही कम राशि में सिमट के रह जाता है। लेकिन आवश्यकता यहाँ है प्रशासन के अंदर जो है वो सुधारात्मक जो कार्य है वो होने यहाँ पर आवश्यक है। रोबोट्स जो है उनसे सफाई करवानी चाहिए, तो मानव का जीवन जो है वो यहाँ पर खतरे में लगातार डाला जा रहा है। देखिए बिल्कुल, यदि इस घटना को देखने के बाद में डीएलबी के डायरेक्टर सुरेश ओला, जिन्होंने कुछ वक्त पहले ही यहाँ पर कार्यभार संभाला है, यदि वो अब डीएलबी में यदि मीटिंग में जुट चुके हैं और इस पर आगे की कार्रवाई करने को लेकर जुटे हुए हैं, तो देखिए उम्मीद की जानी चाहिए कि ठीक है, उस परिवार की पूर्ति तो नहीं की जा सकती है जिन्होंने अपने 2 शख्स को खोया है, 2 सदस्यों को खोया है। लेकिन यदि आज के बाद में कोई किसी परिवार का चिराग यहाँ पर ना बुझे, इसको लेकर यदि कार्रवाई शुरू की जाती है तो इस पर काम किया जाना चाहिए। इस पर पूरी संभावनाओं को तलाशा जाना चाहिए कि आज के बाद राजस्थान के अंदर, और ना केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में, कहीं भी कोई भी कर्मचारी सीवरेज के चैम्बर में न उतरे। इस पर काम बेहद जरूरी है। चलिए, धन्यवाद दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।